हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हम लोग क्या करते थे, जून 2024 के लिए हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और हमारा सबसे पहला क्लास था किस पर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर, जिसकी बेसिक चर्चा हम कर चुके हैं कि भैया क्या होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1872 क्या होता है ना, कब 1872 से पहले लॉ क्यों आया था, है ना, क्यों नहीं था, और फिर चर्चा कर चुके हैं कि भैया लॉ बनता कैसे है। और सेक्शन 2, सेक्शन 1 में तो शॉर्ट टाइटल है, उसका कमेंसमेंट डेट है, ये सारी चीजें होती है। सेक्शन 2 क्लॉज, उसके बहुत सारे क्लॉज है A to F तक, वो सारी चीजें हमने चर्चा कर रखी है। आज हम क्या करेंगे, उसके आगे की बातें करेंगे कि क्या क्या चीजें जरूरी है एग्रीमेंट के लिए, क्या क्या चीजें जरूरी है, एसेंशियल क्या क्या है कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए कहां चलते हैं क्लास में और आराम से करते हैं पढ़ाई। उम्मीद करता हूं कि आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे ये कहूंगा कि पहले ना आप वो लेक्चर एक बार देख के आए, इससे पहले वाला, तो आपको ना ज्यादा तरीके से चीजें समझ में आएंगी, है ना। फिर भी मैं एक बार ओवरऑल रिवीजन थोड़ी सी करवा देता हूं सेक्शन 2A से लेकर H तक की, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलिए तो शुरुआत करते हैं, चलते हैं कहां, अपने क्लास में आइएगा जी, है ना। देखिए सबसे पहले एक चीज और कर लीजिएगा, क्या सर, ये नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको मिलता है सारा पीडीएफ, है ना, जो मैं लेक्चर डाल रहा हूं उसके पीडीएफ आपको वहां मिल जाएंगे। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको क्या मिले सर, सारा पीडीएफ और एजुकेशन से सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए देखिए, लास्ट क्लास में जो है ना, हमने ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ऑफर बताया था। बताइए सर ऑफर क्या होता है। तो मैंने ऑफर के बारे में आपको ये बता दिया था कि भैया विलिंगनेस और इंटेंशन, अगर दोनों चीजें शामिल है तो फिर आप किसी को ऑफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बात आपको बोला था कि मैं किसी से प्यार करता हूं, ये ऑफर नहीं है। मैं उससे पूछना कि क्या आप मुझसे शादी करोगे, भाई साहब ये क्या है, ये ऑफर है। विल यू मैरी मी, ये ऑफर है, ठीक है। अगर आप कोई सामान किसी को बेचना चाहते हो तो सिर्फ ये बता देना कि मैं ये सामान बेचना चाहता हूं, तो ये ऑफर नहीं है। जब तक आप उससे ये ना पूछ लो कि भैया ये सामान मैं इतने रुपए में बेचूंगा, क्या तुम इसे खरीदोगे, क्या तुम इसे खरीदोगे, तो फिर तब तक ये क्या है, ये ऑफर नहीं है। सो ये है आपका ऑफर। ऑफर मतलब विलिंगनेस प्लस इंटेंशन, ये दोनों आपको दर्शाना पड़ेगा। जैसे ही वो इंसान ये कह देता है कि भाई साहब हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा सामान खरीद लूंगा, इसको बोलते हैं प्रॉमिस पूरा हो जाना, एक्सेप्ट हो जाना, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस। कि ऑफर का हमारा क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। जैसे आपने किसी लड़की को प्रपोज किया, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया, विल यू मैरी मी, तो वो कहती है यस आई विल मैरी यू, देन क्या हो गया, ये एक्सेप्टेंस हो गया, इसको बोलते हैं प्रॉमिस। सेक्शन 2B डिफाइंड है, ये हमने लास्ट क्लास में डिटेल में चर्चा कर चुका किया गया है, तो आप एक बार इसको वहां पे देखिएगा। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी होता है भैया, जो सामने वाला प्रॉमिस कर रहा है प्रॉमिसर, जो आपको प्रॉमिस के सामने वाली पार्टी जो है वो कौन है, प्रॉमिसी है। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, जब आपको कुछ ना कुछ आपके बिहाफ पे मिले, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो आपको क्या मिले, ऑफर तो हो, एक्सेप्टेंस तो, लेकिन उसके साथ समथिंग इन रिटर्न, उसके साथ और भी कुछ मिले। अब क्या मिले उसके साथ में, हमने बात किया था कि जब आप दोनों का बेनिफिट्स हो, म्यूचुअल बेनिफिट्स हो, तब कंसिडरेशन की बात बनती है। ऐसा नहीं कि मैंने मान लो कि रास्ते से आ रहा था, हाँ मैंने एग्जांपल भी दिया था गर्लफ्रेंड वाली, कि भाई साहब मेरी गर्लफ्रेंड क्या काम था, तो मार्केट जाना था। क्या हुआ, मेरा दोस्त उधर से जा रहा था, देखा उसने रोड पे खड़े हुए, उसने बोला मेरे फ्रेंड ने बोला भाभी जी आइए चलिए मेरे साथ चलते हैं। तो एक बात बताओ, भाभी उसने तो मार्केट छोड़ दिया उसको, ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड को मार्केट छोड़ दिया। अब मेरी गर्लफ्रेंड को इससे बेनिफिट हो गया क्या, कि भैया उसका पेट्रोल का सारा एक्सपेंस बच गया, उसको बेनिफिट हो गया, लेकिन क्या मेरे दोस्त को कोई बेनिफिट हुआ, नहीं। तो ये कंसिडरेशन, ये एग्रीमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो जो कंसिडरेशन कहने का यहां मतलब है कि दोनों को बेनिफिट्स होना चाहिए। अगर यही चीज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्रीमेंट कैसा एग्रीमेंट हुआ, कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये देखिएगा। यही एग्जांपल मैंने दिया था कि ओला वाले से मेरी गर्लफ्रेंड क्या करती, भाई साहब ओला वाले को बोलती, जैसे होता है ना, वो फोन पे किया, उसको बुलाया, ओला वाला आया, बिल्कुल आया, उसके साथ वो मार्केट जाती, वहां उसको पैसे देती और फिर अपना काम करती। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओला वाले से एग्रीमेंट हुआ और कंसिडरेशन क्या हुआ, कुछ ना कुछ हुआ। क्यों, क्योंकि भाई साहब मेरी गर्लफ्रेंड को अगर मिल गया क्या,
मेरी गर्लफ्रेंड को राइड मिल गई तो भैया उसको पैसे भी तो मिले, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, कंसीडरेशन। सो ऑफर एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है, इसके साथ साथ आपका म्यूचुअल बेनिफिट भी होना जरूरी है, तभी इसीलिए इसका वर्ड यहां यूज किया जाता है क्विड प्रो क्यू मींस समथिंग इन रिटर्न। तो ये बातें हमने ये बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब आइए देखिए ये चीज है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। प्रॉमिस और प्रॉमिस मिलके क्या बनता है भाई साहब, एक्सेप्टेंस, है ना। प्रॉमिस की अगर हम बात करें तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ये हो जाता है, प्लस कंसीडरेशन। अगर ये तीनों मिल गया तो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। और एग्रीमेंट कैसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एग्रीमेंट के साथ साथ लॉ इन्फोर्स करा दे तो भैया हम बात बन जाएगी। बोले कॉन्ट्रैक्ट क्या, ऐसा वादा जिसको लॉ पूरा कराए। मेरी क्या मतलब, अब मुझे कोई मतलब नहीं है, ऐसा वादा जिसको लॉ पूरा करा दे उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आया जी सर। चलिए तो ये सारी चीजें हैं, आगे हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल और क्या होता है वैलिड। वैसे तो मैंने डिस्कस कर रखा है लास्ट क्लास में, लेकिन एक बार चलो ओवरऑल बता देता हूं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हमने, मान लो सिंपल सी बात है कि हम गए और हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी से, ठीक है, अब किसी भी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पा रहा है। एग्जांपल दूं सर, देख लीजिए, मैंने कल एग्जांपल दिया था, मान लो कि मेरा माल जो है वो फॉरेन से आता है, विदेशों से आता है, और विदेशों से आता है तो पानी जहाज के थ्रू आता है। ठीक है, मैंने इधर से बात कर लिया, ऑर्डर दे दिया, विदेशों से आ रहा था माल, और रास्ते में क्या हुआ, पानी जहाज पलट गया, सारा माल बर्बाद, खत्म। अब बताओ क्या उसमें उसकी गलती है, सामने वाले की? नहीं। क्या मेरी गलती है? नहीं, किसी की गलती नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो था, लॉ के द्वारा मान्य था, क्योंकि हम लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। नहीं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से क्या हो, खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सर वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट बेसिकली इट इज ऐसा एग्रीमेंट, इट इज वॉइड एफ इनिशियो, मतलब शुरू से ही क्या होगा, वॉइड हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि भैया जैसे आप बोलोगे कि सुनिए सर, ऐसा है ना कि मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड को ना, मतलब क्या करते हैं, बाजी लगा लेते हैं कि 1 लाख रुपए हम तुमको देते हैं, हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेंगे। इट इज वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही वॉइड है, तो ऐसा एग्रीमेंट आप कर ही नहीं सकते, तो ऐसा हो गया। उसके बाद है वॉइडेबल। वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ अदर। अभी हम लोग आगे इसके डिटेल में चर्चा करने वाले, तो टेंशन लेनी नहीं है। ऑप्शन ऑफ अदर मतलब कि भैया तुम चाहो तो उसको वैलिड करा लो और तुम चाहो तो उसको वॉइड करा दो। क्यों? क्योंकि भैया तुम्हारे कनपट्टे पे या कान के नीचे रख के और तुमसे काम कराया गया है, ठीक है ना। इसको हमने डिस्कस किया है, एक बार इसको वीडियो को देखिएगा और क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए, आज हम जो शुरू करने वाले हैं नया चीज, वो है क्या, वो है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। क्या है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस? पहले इसको देखिए, डिफरेंस देखिए। देखिए कह रहा है एग्रीमेंट जो है वो एक्सेप्टेंस किससे, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी का ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और उसमें कुछ ना कुछ कंसीडरेशन होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, एक पार्टी जब दूसरे पार्टी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और उसमें कुछ ना कुछ कंसीडरेशन होता है, उसको एग्रीमेंट कहा जाता है। और उसी के साथ साथ जब लॉ भी उस बात को मान लेता है, लॉ भी उस बात को इन्फोर्स करा देता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। देखो मैं ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थोड़ा टाइम दूंगा, क्योंकि अब जो भाई साहब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो दिमाग हिलाने वाले होते हैं, है ना। थोड़े से अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि डाउट सर बहुत ज्यादा है, तो मैं इसमें टाइम दूंगा, है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखो यार, एक तो इसके लिए, दूसरा ये है ना, आप अपनी निजी जिंदगी में भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत अच्छा यूज कर सकते हो, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। पेशेंस रखिए, आपको आपकी सारी चीजें क्लियर होंगी, यकीन मानिएगा। चलिए ये देखिएगा क्या बोला, सेक्शन 2 में डिफाइन है और सेक्शन 2H में डिफाइन है। एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन, और यहां पे इसको कंसीडरेशन, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सबिलिटी बाय लॉ। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसीलिए क्या कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि एग्रीमेंट तो नालायक कुछ भी कर लेंगे, है ना, जब तक लॉ उसको नहीं मानेगा तो कुछ भी मान लो तुम उसमें क्या करना है। मैंने बोलिया मैं तू मिलके बैंक लूटते हैं, चल कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लिया एग्रीमेंट, लॉ मानेगा क्या, नहीं मानेगा, बोलेगा बात इलीगल है, चल निकल साइड ले, है ना। तो ये चीज वाली बात हो गई। तो इसीलिए एग्रीमेंट इसलिए कहा गया कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तब तो वो लीगल होगा, बिना लीगलिटी के कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं,
इज इट क्लियर जी? तो बिना लीगैलिटी के अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा तो भैया एग्रीमेंट, इसीलिए कहा गया कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्या, एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। देखो होता क्या है, बात समझना। कह रहा है सेक्शन 10 क्या कहता है, देखो चलो 1 मिनट टाइम दे दो, ध्यान से देखो। कह रहा है कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ना क्या क्या चीजें एसेंशियल होती है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक सही कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें एसेंशियल है, क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए सेक्शन 10 ने कह रखा है कि ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट। पहला चीज क्या बोला, सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं, सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं इफ, अगर दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज मतलब दो पार्टीज हैं, तीन पार्टीज है, कॉन्ट्रैक्ट तो दो मिनिमम दो के बीच में होता है जी सर। अगर उनके बीच में फ्री कंसेंट है, पूर्ण सहमति है जो कर रहे हैं उसके में, तब ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट, पूर्ण सहमति है ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है, माइनर नहीं है। क्या क्या कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन मतलब भाई चोरी किया हुआ पैसा से तुम नहीं कह सकते हो, पता चला कि मेरा हमको क्या, हमको खरीदना ताजमहल, ताजमहल खरीदने गए कहां से सर, ब्रिटेन से ना चोरी करके आया बैंक से, है ना, पूरा एकदम बड़ा सा वो जो साउथ वाला फिल्म में दिखा था ना, बॉक्स भर के पूरा पैसा लेके आए हैं और चले खरीदने ताजमहल, हैं मारेगा, एक तो इम्पॉसिबिलिटी है, दम भर कूटेगा इसमें। तो ये चीज कंसिडरेशन में क्या होना चाहिए, लॉ के हिसाब से होना चाहिए, तुम कमा के लाओ तो खरीदो, है ना, और विद लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि सामने वाला जो खरीद रहा है वो भी कहीं गलत से चोरी करके डकैती करके लेके आने, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। एंड आर नॉट हेयर बाय डिक्लेयर टू बी वॉइड। भाई साहब लॉ कोई भी ऐसा काम जिसके साथ, जिसको लॉ ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो वॉइड है, तो उसके साथ भी आप क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए। तो ये किसने क्या बोला, सेक्शन 10 बोला भैया सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है बशर्ते उसका फ्री कंसेंट होना चाहिए, पार्टीज होना चाहिए जो है उसका लायबल कॉम्पिटेंट होना चाहिए, है ना, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और उसको लॉ डिक्लेयर वॉइड नहीं किया जाना चाहिए। तो ये बात सारी कह रहे हैं। अब आइए इसको एक एक करके डिस्क्राइब करके डिटेल में थोड़ी स्टडी करते हैं ना जी। चलिए सबसे पहले बात करें कि क्या क्या एसेंशियल है। पहला क्या है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। देखो सबसे पहला अगर मैं बात करूं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एसेंशियल एलिमेंट क्या है, तो सबसे पहला क्या, प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। क्या होता है भैया लीगल रिलेशनशिप, समझ में नहीं आ रही मेरे को, थारे को कुछ आ रही है, नहीं आ रही, चलो मैं बताता हूं। देखो अब मान लो कि तुम बड़े अमीर आदमी हैं, तुम्हारी जॉब लग गई फॉरेन में हैं, और तुम्हारे माँ पापा यहीं पे रहते हैं, थोड़ा उम्र है, बूढ़े बुजुर्ग हैं जी सर, ठीक है। अब तुमने कर ली शादी कर ली, घर में रह रहे हो, तुमने अपने वाइफ को प्रॉमिस किया, अरे ठीक है सुनो मैं जा रहा हूं, है ना, मैं तो कमाऊंगा वहां से, तुम्हें मैं 50,000 रुपए महीने भेज दिया करूंगा, है ना। वाइफ भी खुश, अरे गजब क्या हो गया है, फिर तुम्हारी क्या हो गई, तुम चल गए विदेश, तुम हो गए नलायक, हाँ भूल गए, उड़ा गए, पैसे सब खत्म कर दिए और घर भेजा नहीं। वाइफ ने पूछा पैसे, बोला नहीं पता, मुझे नहीं पता, तुम कौन मैं कौन, मैं तो बाहर आ गया, हैं भूल गए नलायक ऐसे। तो जो वहां पे आपकी वाइफ जाके क्या करेगी, क्या करेगी, केस कर पाएगी, क्या आपके ऊपर एक्शन ले पाएगी, यस और नो, नो। क्यों, क्योंकि वो लीगल रिलेशनशिप नहीं है, वो है सोशल रिलेशनशिप। आपकी और आपकी वाइफ के बीच में सोशल रिलेशनशिप था और सोशल प्रॉमिस थी, इस वजह से वो नहीं किया गया। लेकिन हाँ यही अगर लिखा हुआ हो, तो यही अगर लीगली किया गया हो, तो भाई साहब आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन लीगल हो तो। सोशल रिलेशनशिप ने ऐसे नॉर्मली नहीं, लीगल। जैसे मैं आया और आप आए, हम लोग दोनों पार्टनर, ठीक है, हम लोग दोनों पार्टनर, आप इसी तरह से चल गए विदेश, और हम लोग दोनों के बीच में बात हुआ कि ठीक है तू चल यहाँ चल, और तू यहाँ पे रह, यहाँ वाली कंपनी को संभाल, जो होगा तू संभाल लेना, मैं वहां से कमाऊंगा, तुम्हें थोड़ा बहुत पैसा भेजते रहूंगा। मान लो थोड़ा बहुत नहीं, सर्टेन होना चाहिए, क्या, मान लो 30,000 रुपया, 30,000 रुपये भेजते रहूंगा। या वहां यहाँ से मेरा दोस्त चल गया विदेश, है विदेश गया, बोला
तू कौन? मैं नहीं जानता, मैं जानता ही नहीं। देखो मैं कहा, मैं कोर्ट में, कि भाई वो तो ऐसा बोला था, चल मेरे को पैसा दिला है, वो तो ऐसा बोला था मेरे को। तो उस समय कोर्ट बोलेगा हाँ ये बात है सही। ये क्या है? ये सोशल रिलेशन नहीं है, ये भाई साहब क्या है? लीगल रिलेशन है। तो इंटेंशन, आपका इंटेंशन मैटर करता है कि भैया किस तरह से, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये होना चाहिए कि भैया क्या होना चाहिए? आपका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का होना चाहिए। सबसे पहला आइए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हस्बैंड एग्री टू पे हिज वाइफ। मैं एग्जांपल पढ़ता हूं, बाकी ऊपर आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। द पार्टीज, वैसे मैं चलो पहला पढ़ देता हूं। द पार्टीज आर टू हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन बिटवीन देम थ्रू द फॉर्म ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस के थ्रू आपको लीगल रिलेशन क्रिएट करना है, तभी क्या होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। चलिए एग्जांपल देखिए, कह रहा हस्बैंड एग्री टू पे हिज वाइफ सर्टेन अमाउंट एज ए मेंटेनेंस एवरी मंथ। हर महीना मेंटेनेंस के लिए अपनी वाइफ को वो क्या किया? बोला भाई साहब पैसा देंगे। जब वो अब्रॉड में था, हस्बैंड फेल कर गया पैसा देने में, वाइफ सूड हिम। वाइफ क्या कर दी? केस कर दी उस पर कि भैया हमको पैसा दो रिकवरी करने के लिए। तो इस केस में वाइफ could not recover as it was a social agreement and parties did not intend to create any legal relation। तो बोल रहा भाई साहब वो इस केस में जो है वाइफ बिल्कुल भी पैसा नहीं लेकर रिकवर कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक सोशल एग्रीमेंट था और इसका इंटेंशन नहीं था कि हम क्या करें? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करें। अगर लीगल रिलेशन क्रिएट होता है, लीगली ये बात होता है, जैसे वो डाइवोर्स के टाइम में बहुत बार देखना क्या होता है कि इतना पैसा देना पड़ेगा, तो वो तो लीगल हो गया, तो उस समय देना पड़ेगा, उस समय आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये इंटेंशन नहीं था इसका लीगल रिलेशन का, तो इसीलिए ये आपका क्या है? सर यहां आप रिकवर नहीं कर सकते। केस किसका था? याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछ देता है। बाल्फर वर्सेस बाल्फर का एक केस है जिसमें ऐसा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब देखो एक बात बताना, मैंने बोला ठीक है, सिंपल सा बात समझना। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब समथिंग रिटर्न होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम झूठ मूठ का वादा करके कुछ आपसे कर दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि भैया मैं आपको एक अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा हूं 50 लाख रुपए में, क्या आप उसे खरीदोगे? तो आप बोले जी सर खरीद लेंगे, बिल्कुल खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए मैं खरीद लेता हूं। तो भैया इसमें कोई कहीं दिक्कत था? कोई कहीं दिक्कत नहीं सर। अभी आपने 50 लाख रुपया दे दिया, मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी दे दिया, रजिस्ट्री हो गई, काम कहानी खत्म। ठीक है। मैं क्या बोला, ध्यान से देखिएगा, मैं बोला मैंने ना अभी एक हीरा चुराया है, तुम इसे खरीदोगे? आपने बोला हाँ खरीद लेंगे, बहुत तेज, मैं तो खरीद लूंगा। आप 50,000 की चीज है, मैं 20 में खरीद लूंगा। उधर से आया पुलिस पकड़ के ले गया। बोला क्यों? भाई साहब कंसिडरेशन सही नहीं है। क्या है? कंसिडरेशन सही नहीं है। अब एक तो ये, दूसरा बोला लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट लॉफुल मतलब बोल रहा भाई साहब ऐसा है कि मान लो, अभी इसको ध्यान समझना। बोल रहा है आप और हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है जी सर बिल्कुल। क्या किस चीज का? किताब खरीदने का, ठीक है, नहीं किताब नहीं, डायमंड खरीदने का। चलो डायमंड खरीदने का आप और हम कॉन्ट्रैक्ट किए कि सर चलिए डायमंड खरीदेंगे, बिल्कुल सर बिल्कुल खरीदेंगे। अब जब आप डायमंड मैं आपसे जब डायमंड खरीद रहा था, मुझे ये बात पता थी कि आज ये डायमंड चोरी की है। ये क्या है? चोरी की है। लेकिन और मैं क्या करता, फिर भी खरीद रहा था। तो क्या आपको पता था ऑब्जेक्ट क्या है? चोरी का है, और फिर भी आप खरीद रहे हो, तो क्या होगा? ये सर ये कभी भी वैलिड नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट क्या लॉफुल नहीं होगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि भाई साहब ये चोरी किया हुआ है और ये लिया गया है, तो ये आप वैलिड कर सकते, ये वैलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वैलिड हो जाएगा। लेकिन फिर जब इसको पता चलेगा और जब इस पर आप एक्शन लिया जाएगा, तो फिर फाइनली इसको वॉइड भी किया जा सकता है। बात समझ में आया? जी सर। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा ए प्रोमिसेस टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट अगेंस्ट बी फॉर द रॉबरी एंड बी प्रोमिसेस टू रीस्टोर द वैल्यू ऑफ थिंग्स टेकन। देखो क्या कर रहा है, ए प्रॉमिस कर रहा है कि भैया उसके बी के अगेंस्ट में क्या करेंगे, हम रॉबरी मतलब डकैती कर लेंगे, और बी प्रॉमिस कर रहा है कि उसके जो चोरी किया हुआ चीज है ना उसको हम खरीद लेंगे। तो देखो जो चोरी किया हुआ चीज को खरीद लेना, इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट सही नहीं है। तो लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए, जो आपको मिल रहा है समथिंग इन रिटर्न में जो मिल रहा है वो क्या होना चाहिए? वो भी आपका लॉफुल होना चाहिए, और जिसके साथ आप कॉन्टेक्ट कर रहे हो उसका ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए तीसरा क्या है? कॉम्पिटेंट पार्टीज।
कॉम्पिटेंट पार्टीज का क्या मतलब हुआ भैया, कैपेबल तो हो, आप कैपेबल ही ना रहोगे तो कैसे होगा। इसके लिए कहा गया है कि पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव कैपेसिटी, लीगल एबिलिटी टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको क्या होना, लीगल एबिलिटी आपकी होनी चाहिए। तो ये कह रहा है इन एवरी केस ऑफ देयर मस्ट बी असेंट ऑफ द पार्टी, और हर केस में पार्टी की सहमति होनी चाहिए। कह रहा है देयरफॉर आइदर ऑफ द पार्टी टू एग्रीमेंट इज डिप्राइव्ड यूज ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, और if he is deemed by law not to have attained it, there can be no such agreement which shall bind him. Section 11 of the Indian Contract Act specify that every person competent to a contract provided, मतलब बोल रहा है कि हर इंसान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बशर्ते मतलब इस चीज को छोड़कर। कौन कौन सा, पहला एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ विच इज सब्जेक्ट, बोल रहा भाई साहब कम से कम एज ऑफ मेजोरिटी 18 साल को कहा गया अकॉर्डिंग टू लॉ, तो भैया कम से कम 18 साल का हो जाओ, ठीक है। अगर 18 साल से नीचे हो तो काम नहीं बनेगा। हु इज साउंड माइंड, मतलब किसी तरह से दिक्कत ना हो सुनने बोलने के चलने में, दिमागी हालत के तौर पर, मतलब सीधा सीधी बात करूं तो पागल वागल ना हो, है ना, मतलब समझने की शक्ति हो, ये तो हु इज साउंड माइंड, ये तो कर सकता है। हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एनी कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच इज सब्जेक्ट, बोल रहा भाई साहब लॉ उसको निकम्मा ना मान दे, फॉरेन ये ना मान ले, है ना, या फिर सीधा सीधी अगर बात कहें तो वो देशद्रोही ना हो, सीधा सीधी एक लाइन में बात करें तो ये तीनों ना हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये सारे लोग कॉम्पिटेंट है ना। इन अदर वर्ड्स अ माइनर, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन इंटर। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, चलो ध्यान से सुनो। देखो मैंने आपको क्या बोला कि एक तो 18 साल का होना चाहिए, दूसरा साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब दिमाग बुद्धि सब ठीक होना चाहिए, तीसरा वो कोई इसको लॉ अगर डिस्क्वालीफाई किया है किसी चीज से तो वो पार्टी नहीं कर सकता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई क्या हुआ, नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान में रह गया। 3, अब मेरे को एक बात बताओ सर, एक बात बताइए, एक इंसान है ना कभी कभी कुछ टाइम पर पागल होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए पागल टाइप का करता है, लेकिन बाकी टाइम ना ठीक रहता है, तो जब क्या ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जी बिल्कुल कर सकता है। जब वो ठीक रहता है, जब उसकी दिमागी हालत ठीक रहती है, उस टाइम में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बशर्ते पागल वाले केस में वो नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए ये अब चौथा है फ्री कंसेंट। चौथा क्या है, फ्री कंसेंट। देखिएगा 3 चीजें बताया मैंने, क्या क्या, कि सबसे पहले लीगल रिलेशनशिप का इंटेंशन होना चाहिए तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, दूसरा लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए तब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉम्पिटेंट पार्टीज होना चाहिए, मतलब कैपेसिटी होनी चाहिए उस पार्टी को ये कॉन्ट्रैक्ट करने की, तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। चौथा पे आया हम फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट की बात आ रही है सर, 1 मिनट टाइम दे दीजिए। चलिए बात करें फ्री कंसेंट का। नहीं जी सर, फ्री कंसेंट मतलब पूर्ण सहमति। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आप मेरे साथ आए, बोले सर मैं ना आपसे पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है नहीं है सर, पैसा लिए आप पढ़ाए, कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दूसरा बात सुनो ध्यान से, क्या बोले, आप आए उधर से पिस्टॉल लेके, कान के नीचे ऐसे लगाए, मुझे पढ़ना है, पैसा वैसा नहीं जानता मैं, चलो साइन करो अपना ऑफर, ये मुझे क्लास में एडमिशन दे दो, कनपट्टी लगा के मार दी एकदम। बताओ क्या है, फ्री कंसेंट है? मेरी सहमति थी तुम्हें पढ़ाने में, नालायक, मेरे कान के नीचे कनपट्टी पे लगा दी और पढ़ रहे हो हैं, तो क्या ये फ्री कंसेंट है? नहीं। तो इसी लिए फ्री कंसेंट के लिए क्या कहा गया है, सॉरी, कह रहा है द कंसेंट ऑफ पार्टी मस्ट बी जेन्युइन, जेन्युइन होना चाहिए। द टर्म कंसेंट मींस पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। इसको बोलते हैं देयर शुड बी कंसेंसस एड आइटम। देखो इससे पूछा गया सवाल है, क्या बोल रहा है, एग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस, कि भैया जो चीज में जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप कंसेंसस एड आइटम को फॉलो करोगे, सेम थिंग इन द सेम सेंस रहेगा, दोनों का सहमति रहेगी, तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कंसेंट इज said to be not free when it is mediated by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistakes। ये पढ़ेंगे हम फ्री कंसेंट में, हम ये पढ़ेंगे सेक्शन
14 से लेकर 19 तक का डिस्कशन है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो बोल रहा है भाई साहब ये सब अगर है, कुर्सियन है, अंडू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक है, ये सारी चीजें हैं, तो हम कह सकते हैं ये जो आपका कंसेंट है वो फ्री नहीं है ना जी सर। चलिए, जैसे एग्जांपल दिया कि ए थ्रेट क्या क्या, ए थ्रेट टू शुड बी इफ बी डज नॉट लेंड हिम 2000 रुपीज एंड बी एग्रीड टू इट। बोल रहा भाई साहब ए ने धमकी दी, एक बी के कनपट्टी पे रख दिया एक घोड़ा है ना, और दबा दिया, बोला भाई साहब 2000 रुपए अगर नहीं दोगे तो आज तो तुम गए, पार कर देंगे हम तुमको। बी एग्री हो गया, ठीक है। तो एग्रीमेंट हियर, द एग्रीमेंट इज एंटर इनटू अंडर द कुर्सियन, और ये जो एग्रीमेंट होगा कुर्सियन के अंडर होगा, और इसीलिए वॉइडेबल है। क्या है? वॉइडेबल है। चाहे तो बी डरावर है और अभी भी ऑप्शन को वैलिड करा ले, या अगर वो चाहता है कि भाई उसने 2000 रुपए वापस ले तो उसको वॉइड करा सकता है, लो इसको परमिशन देती है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा अभी आगे करेंगे। द एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, बोल रहा भाई साहब जिसको लॉ डायरेक्टली वॉइड मानता वैसा कोई चीज करना भी नहीं है, क्या है ना। जैसे अभी एग्जांपल मैंने दिया था, कौन सा, गर्लफ्रेंड से शादी वाली। नालायक, एक बार क्या हुआ, मान लो कि दो दोस्त थे बहुत अच्छे, और दोनों मतलब अपना अपना खिचड़ी पक रहा था, है ना, दोनों की गर्लफ्रेंड अलग अलग थी, लेकिन एक का छोड़ के चला गया। अब दूसरे वाला ये देख के सह नहीं सका, बोला अरे यार इतनी अच्छी तुम्हारी गर्लफ्रेंड, हाँ है, चलो एक काम करो यार, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए देता हूँ, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करा दो मेरी। सोचो कितना नालायक है, बोले 1 करोड़ रुपए देंगे, गर्लफ्रेंड शादी करा दो। ये इधर वाला लड़का लाया क्या, पूरा लालची, बोला ठीक है चलो तुम कर लो शादी, जाओ। अब एक बात बताओ, क्या ये वैलिड है? नहीं, इसको लो बोलता है आप ऐसा नहीं कर सकते। सो इसलिए इसने बोला एग्जांपल में, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैरिज को तोड़ने का, ठीक है, मतलब रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, व्यापार को ऐसा करने का, मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग्स, ये सारा वॉइड एग्रीमेंट के अंदर आता है कि भैया अगर आप किसी के व्यापार को रोक रहे हो, किसी के मैरिज को रोक रहे हो, किसी के लीगल प्रोसीडिंग्स पे रोक रहे हो, तो वो आपका क्या है, वैलिड नहीं है। एक चीज और बता दे रहा हूं, मैरिज को रोकने वाला भी कहानी सेम ले सकते हो। तुम क्या कर सकते हो, सिंपल सी बात है, तुम आशिक, दिलफेक आशिक हैं, बहुत प्यार करते हैं हम, चले गए, दोनों की शादी हो रही थी, शादी हो रही थी, तुम जाके पहुंच गए, कनपट्टी पे लगा दिए, नहीं होने देंगे शादी, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो, ऐसा भी वॉइड है ना जी। चलिए, क्या कह रहा है देखिएगा, दो एग्रीमेंट्स प्रोहिबिटेड बाय द इंडियन पेनल कोड, आईपीसी के द्वारा ये सब क्या है, एग्रीमेंट जो है प्रोहिबिटेड है, और थ्रेट्स टू कमिट मर्डर और पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स और एग्रीमेंट विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन नेचर। तो भैया आप मर्डर के लिए बोलता थ्रेट, धमकी देना, पब्लिश डिफेमेटरी स्टेटमेंट देना, और एग्रीमेंट्स जो आपके पब्लिक पॉलिसी के अपोज में है वो इलीगल नेचर का होता है, तो ये भी आप काम नहीं कर सकते। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए। 5 चीजें बता दिया अभी तक, क्या क्या, ये देखो, पहला इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, दूसरा लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, तीसरा कॉम्पिटेंट ऑफ पार्टी, चौथा फ्री कंसेंट, पांचवा एग्रीमेंट जो है लॉ इसको डिक्लेयर वॉइड ना मान ले, है ना, मतलब माना हुआ हो। उसके बाद सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का क्या मतलब हुआ, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मतलब कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब आप करने जा रहे हो तो वहां निश्चित कर लो, डेफिनेट कर लो, न ऐसा मत कर लो कि भैया पता ही नहीं। जैसे मैं बोलूं मुझे जाके टीवी लेनी है मार्केट में, पता है कौन सा टीवी लेनी है, नहीं पता ही नहीं, है ना। कौन बोला भैया मुझे एक टीवी दे दो, दुकान में गया बोला मुझे एक टीवी दे दो, कौन सा, फिर मैं भैया 24 इंच टीवी दे दो, फिर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा है, ये सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग है, नहीं। फिर उसको बोलूंगा भैया आप मुझे सैमसंग की 24 इंच की टीवी दे दो, ठीक है, ये हुआ क्या, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या होना चाहिए, जब भी कॉन्ट्रैक्ट की बात हो दोनों तरफ से सर्टेन होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट, भाई साहब ऐसा मत कुछ बोल दो, है ना, ऐसा कुछ एग्रीमेंट मत कर लो जो परफॉर्मेंस मतलब इम्पॉसिबल हो। अब बोलो भाई मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लेके आया हूं, मैं तुमसे ऐसा वादा करता हूं, ऐसा वादा अवेलेबल नहीं है। कह रहा है ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, है ना, ऐसा पॉसिबल है, नहीं करेगा। द एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड एज इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म। कंप्लायंस ऑफ नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज, कह रहा है क्या कि जो लीगल चीजें हैं उसको लेके आना, कह रहा है पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स
बाय लॉ टू बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड इट मस्ट कंप्लाई विद द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज एज टू राइटिंग अटेस्टेशन एंड रजिस्ट्रेशन अदर अनएनफोर्सेबल। बोला भाई साहब जो जो लीगल चीजें जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो सारी चीजें आपको करना जरूरी है, अदरवाइज वो नहीं माना जाएगा। आपका राइटिंग और रजिस्टर्ड में होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी सर। चलिए, तो ये हो गए आपके क्या इसेंशियल एलिमेंट्स एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। अब कुछ बात करते हैं ऑफर का, जैसे सेक्शन 2A में ऑफर की बात कर रहे थे ना जी सर, उसी ऑफर्स में टाइप्स ऑफ ऑफर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो पहला ऑफर क्या है, जनरल ऑफर। जनरल ऑफर सबके लिए ऑफर है ना, जैसे ये सरकारी नौकरी वाला लड़का, सबके लिए ऑफर है, लड़कियां भरी पड़ी हैं आसपास में, भाई साहब आ जाओ आ जाओ, 10 लाख 15 लाख 20 लाख कितने में खरीदोगे, हैं नालायक दहेज लेने वाले, सर फोड़ दूं मैं मगर पता चल जाए तो। खैर चलो, तो जनरल ऑफर क्या भैया, सबके लिए ऑफर है। आपके पास दुकान में सामान रखा हुआ है, सबके लिए ऑफर है, सबके लिए है ना, कि भाई तुम ये खरीद लो इतने में, इसको बोलते हैं क्या, जनरल, अवेलेबल टू ऑल। चले, दूसरा स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर होता है जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ऑफर रखते हो, जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे कहा होगा विल यू मैरी मी, तुम कहोगे यस आई विल, बात समझ रहे हो, तो वो स्पेसिफिक ऑफर है। अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड का ऑफर तो है ना, नो 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 सॉरी नो, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। उसके बाद क्या है, एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर ऐसा ऑफर है जो आप या तो बोलकर या लिखकर एक्सप्रेस करते हो, है ना, ठीक है, उसको एक्सप्रेस ऑफर बोलते हैं। इंप्लाइड ऑफर, देखो भाई साहब ये ना इंप्लाइड बोलते खुद से ऑफर बन जाना, जैसे तुम्हारा जेस्चर या कंडक्ट पोस्चर तुमको बता देता है। जैसे मान लो तुमसे किसी ने कहा कि चलो ना चलते हैं, तुम बोले हो गया ऑफर कंप्लीट। या फिर तुमसे किसी ने पूछा क्या तुम शिमला चलोगे, तुमने कर दिया, हो गया ऑफर कंप्लीट, समझ रहे हो। तो ऑफर, इंप्लाइड ऑफर मतलब कि भैया कोई भी चीज जेस्चर या पोस्चर के थ्रू तुमको पता चल जाना चाहिए। उसके बाद एक काउंटर ऑफर। क्या कह रहा है काउंटर ऑफर, देखिएगा काउंटर ऑफर ये तो बार्गेनिंग वाला काम है। बार्गेनिंग वाला मतलब जैसे अभी तुम किसी दुकान में जाते हो, ठीक है, दुकान में जाते हो, ठीक है, बिल्कुल जाते हैं सर। अब वहां मान लो एक शर्ट मिल गया, मान लो तुम एक शर्ट खरीद रहे हो या कोई भी सामान खरीद रहे हो, तो उसने बोला भाई साहब कितने की है भाई साहब, बोला 2000 रुपए की। क्या बात कर रहे हो 2000 रुपए की, नहीं यार 1500 रुपए लोगे तो बताओ, बोला नहीं नहीं 1500 नहीं 1700 में दे देना, बोला 1700 नहीं चलो 1600 में दे दो, फाइनल करो, डन करो, तुम खरीद लिए। दैट कॉल काउंटर ऑफर, कि एक दूसरे के ऑफर को ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है ना। देखो कह रहा है व्हेन अ पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, है ना, एंड ही काउंटर्स द कंडीशन, उस कंडीशन को क्या करता है, काउंटर करता है, उसको बोलता है काउंटर ऑफर। मतलब जो उसने ऑफर दिया उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया, हमने उसी कंडीशन को काउंटर कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है भाई साहब, देखिएगा क्या, when two offers same terms and conditions cross each other same time it is called cross offer। भाई साहब क्या हुआ, है ना, देखो ध्यान सुनो, मैंने बोला यार सुनो ए रमेश, मेरी ना एक गाड़ी खड़ी हुई है, मतलब मैंने नई कार खरीद ली, तो पुरानी वाली कार जो है वो तुम ले लोगे, 2 लाख रुपए में दे दूंगा। बोला ठीक है मैं ले लूंगा 2 लाख रुपए में, लेकिन 2 लाख रुपए का ना मेरा एक एसेट पड़ा हुआ है, वो फर्नीचर, बस तुम उसको लोगे तो मैं ये तुम्हारा ले लूंगा। अब देखो मैंने इसको क्या ऑफर किया, मैंने उसको ऑफर किया कि क्या तुम पुराना वाला जो कार है वो ले लोगे, वो बोल रहा है क्या मैं ले लूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा 2 लाख रुपया का वो पड़ा हुआ फर्नीचर जो वो तुम ले लोगे। मतलब दोनों तरफ से सेम टाइम पे ऑफर हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस ऑफर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रॉस ऑफर बोलेंगे। बात समझ में आ गया जी सर। चलिए उसके बाद स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर क्या हुआ, एन ऑफर इट इज ए स्टैंडिंग ऑफर इफ इट इज इंटेंडेड टू रिमेन ओपन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। अच्छा देखो स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है पता है, जैसे तुम बिग बाजार वगैरह में जाते हो तो विद इन मंथ्स के लिए, विद इन वीक के लिए जो ऑफर मिलता है ना आपको, है ना, कि 50% डिस्काउंट, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर, विद अ स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है, कोई बात है, दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे ज्यादा क्या दिक्कत हो सकता है जी सर। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो ध्यान से समझना,
इसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात है ही नहीं। चलो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिडिटी के बेस पर कि भैया कौन सा वैलिड है, सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अरे भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसको लॉ मानता हो, सीधा सीधी बात है ना। कह रहा था कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ऑल द एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ, जो लॉ सारे एसेंशियल एलिमेंट्स को मानता हो उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपने तो भी बताया। देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट मैंने क्या बोला, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से नहीं उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं, उसको बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल मैंने हमेशा दिया, अभी मैं फिर एग्जांपल अभी देता हूं आपको, देखो ध्यान से। मैंने क्या किया, मैं एक बिजनेसमैन और मैंने अपने होलसेलर को ऑर्डर दिया कि भाई साहब 1 लाख रुपए का सामान जो है भेज देना, बस के थ्रू आ रहा, मैं ट्रक के थ्रू, ठीक है। चलो ट्रक के थ्रू वो आ रहा था, ठीक है, सामान परसों आना था, सामान परसों आ रहा था कि रास्ते में क्या हुआ, ट्रक खाई में गिर गया। अब ट्रक खाई में गिर गया, सारा खत्म। क्या वो सामान आ सकता है, क्या उसकी भरपाई उस समय हो सकती है? और वो उसी दिन के लिए सामान था, ऐसा नहीं कि फिर बाद में मिल जाएंगे, नहीं, वो उसी दिन के लिए सामान था। क्या इसमें मेरी गलती थी? क्या उसमें सामने वाले की गलती थी? नहीं। उस दिन सामान मिल सकता है? नहीं। तो इसको बोलते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये बात ध्यान रखना, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एट दैट टाइम। अब बोलोगे सर बाद में हम 100 भिजवा देते ना लाख रुपए का सामान, बाद में भाई साहब सामने वाला नहीं लेता ना, तो क्या फायदा। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लो। क्या एग्जाम्पल लेते हैं, देखो समझो ध्यान से। मैंने क्या करा कि मैं चला गया गांव में किसान खेती कर रहे थे, और मैंने क्या किया, मैंने देखा अरे यार गजब की फसल होने वाली है, मैंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कि तुम्हारे पास जितना ये होगा सारा मैं धान ले लूंगा, और तुम क्या करो अभी एडवांस में ले लो। पैसा दे दिया मैंने, एडवांस चलाया, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उससे। जी सर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसान जब उसकी फसल काटने की बारी आई, उस समय क्या हुआ सर, उसके खेत में सारा आग लग गया और सारे धान जल के बर्बाद हो। जहां धान जल के बर्बाद हो गए तो फिर क्या हुआ, क्या पॉसिबल है कि वो अब धान वापस आ जाए? सर नहीं आ जाए। क्या कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल है? नहीं है। क्या इसमें लीगल कहीं हम लोगों का दोष है? नहीं है। तो भैया सीधा सीधा इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। बात समझ में आई, हाँ या ना? जी सर। चलिए तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, या इसको बोलते हैं सामने वाले पार्टी, है ना। क्यों ऐसा कहा गया सर? देखिए वॉइडेबल का मतलब हुआ वॉइड बनाने योग्य कॉन्ट्रैक्ट। इसको तोड़िए, इसको ध्यान से सोचिए। ये देखिए वॉइड एबल, इसको अगर आप तोड़ दीजिएगा क्या बनेगा, वॉइड बनाने योग्य, एबल मतलब योग्य, वॉइडेबल, वॉइड बनाने योग्य कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई साहब वॉइडेबल कहने का मतलब है कि आपके अनुसार डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या वॉइड होगा। और ये मेंशन कहां है, सेक्शन आपका 14 to 19 में, जो किसकी वजह से, प्री कंसेंट अगर क्लियर ना हो तो उसकी वजह से, कुर्शियन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक और फ्रॉड, इनकी वजह से, ठीक है जी सर। तो वॉइडेबल मतलब कि सामने वाला पार्टी चाहे तो उसको वैलिड बना दे, सामने वाला पार्टी चाहे तो उसको क्या बना दे, वॉइड बना दे। कैसे? मैं एग्जांपल एक और अभी देता हूं, मैंने पिछला बार दिया फिर भी देता हूं। मैंने बोला कि आपको क्या था, आपको 2000 रुपए की जरूरत पड़ी, आप किसी की कनपट्टी के पार गए और रख दिए पिस्टल, बोले 2000 रुपए दो, नहीं तो हम गोली मार देंगे। अब बेचारा क्या करेगा, दे देगा कि नहीं देगा? दे देगा। तो अब बताना ये सही था क्या? नहीं, ये तो गलत था, फ्री कंसेंट भी नहीं था। तो नहीं था तो क्या जो सामने वाला है वो आप पर केस कर सकता है, आपको वो पैसा के लिए वापस मांग सकता है? बिल्कुल मांग सकता है, और चाहे तो नहीं भी मांग सकता है कि चलो छोड़ दो। तो अगर वो छोड़ दिया तब तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और अगर नहीं छोड़ा तो उसको बोलते हैं वॉइड। तो इसीलिए वॉइडेबल रखा गया है कि आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या इसको कराना चाहते हो। चलिए उसके बाद है अनइन्फोर्सेबल, जिसको लॉ इन्फोर्स करा ही नहीं सकता, मतलब इसको बोलते हैं कि मान ही नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट। दिस कॉन्ट्रैक्ट में हैव बीन वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बट ड्यू टू सर्टेन लीगल टेक्निकलिटीज स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो भाई साहब जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो उस समय सही था, वैलिड था, लेकिन क्यों टेक्निकल लीगलिटी की वजह से
कुछ चेंजेस आ गए तो उसको क्या बोलते हैं, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल, भाई साहब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको लॉ लीगल मानता ही नहीं है ना, लीगल नहीं मानता मतलब चोरी करना का कॉन्ट्रैक्ट, तुम कॉन्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, वो तो एग्रीमेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ नहीं मानता उसको बोलते हैं इलीगल, है ना। उसके बाद क्या होता है भाई साहब, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, भाई साहब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्सप्रेस कौन मतलब बताओ, है ना। बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन इज सेड टू बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इसको क्या बोला गया, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोला गया। आइए, according to section 9 or in so far the proposal or acceptance in any promise is made words the promise said to be express. A tells B on telephone that he offers to sell his house 2 lakhs and B in reply informs A that he accepts the offer. This is an express contract. Simple. अरे यार एक्सप्रेस मतलब बताकर, बोलकर, है ना, जताकर, लिखकर, ऐसे भी करके बता दो। ए ने बोला बी को कि भैया 2 लाख रुपए मेरा ये पेन खरीदोगे, बी बोला हाँ खरीद लेंगे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल। दूसरा है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि इसमें बताना नहीं पड़ता है ना, इम्प्लाइड खुद से ऐसा मान लिया जाता है, जैसे कह रहा है माय इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मींस इम्प्लाइड बाय लॉ, जो इसको लॉ बोलता है कि भैया ये आपका ड्यूटी है आपको करना। क्या, जैसे देखो कह रहा है, हाँ एग्जांपल, ए डिलीवर्स बाय मिस्टेक्स गुड्स बी वेयर हाउस इंटेंड्स इंस्टेड ऑफ सी प्लेस। अच्छा एक बात इसको ध्यान से समझो, मान लो मैं बिजनेसमैन, ठीक, मेरा पड़ोसी भी सेम बिजनेसमैन, ठीक, ठीक है। अब क्या हुआ, पड़ोसी का सामान ना, होलसेलर सामान भेजा पड़ोसी का, अब जो ड्राइवर को पता नहीं था उसने क्या किया, मेरे यहाँ रख दिया, सारा सामान मेरे यहाँ रख दिया, ठीक है, सारा सामान रख दिया। तो उसको उसने फोन किया मेरे पड़ोसी वाले को, होलसेलर ने, सामान पहुंच गया, बोला कौन सा सामान, मेरे को नहीं पता सामान कहाँ गया। फिर वो ड्राइवर को बोला, ड्राइवर मेरे पास आ गया, भाई मैंने तो तेरे को सामान दिया। मैंने बोला मैंने मांगा क्या, मैंने मांगा क्या नहीं, तो किसका सामान, इसका, दे दे उसको, सिंपल, दे दे उसको। मैं ऐसा थोड़ी कहूंगा मेरा, मैं ले लिया सामान, मेरे यहाँ रुक गया, मेरा हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट भैया अगर आपका सामान नहीं है तो आप क्या करोगे, उसको बी को लौटा दोगे। यानी कि अगर ए का ए बी सी में अगर ए मिस्टेक से डिलीवर कर दिया बी की जगह सी पे, तो सी की ड्यूटी है कि उसको बी को वापस कर दें। बात समझ में आ रहा है जी सर। जैसे मेरा सामान नहीं था तो मैं क्या करता, चुपचाप उसको वापस कर देता मेरे पड़ोसी को, लेकिन मैं नहीं किया, मैं तेज बन गया ना। चलो, एम्प्लॉइड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इसको, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये इसको बोल सकते हैं कि आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक टाइप है। जैसे क्या हो गया कि अगर आप ये मशीन, एटीएम मशीन होता है ना जी सर, तो एटीएम से जब पैसे निकालते हो तो क्या करते हो, आप उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आप उसमें पैसा आप उसके साथ क्या करते हो, कार्ड डालते हो और पैसा वापस आपको मिल जाता है। तो ये भी एक तरह कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, क्या था, फ्री कंसेंट, सारा इसमें आ रहा है जी सर। कह रहा सेल बाय फॉल ऑफ हैमर एट एन ऑक्शन, ऑक्शन सेल, जैसे थोड़ा मारता है जब, जानते हो, चलो 2 लाख 1, 2 लाख 2, 2 लाख 2, 2 लाख में फाइनल, उसको बोलते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी सेटेड व्हेन इट हैज टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। उसके बाद है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्या है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट रिजेंबल्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इसका एक पूरा टॉपिक हमें पढ़ना है, बट ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह लगता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान देखिएगा। मान लो कि मैं ट्रेन में जा रहा था, ठीक है, ट्रेन में जा रहा था, ट्रेन में जाते जाते मेरे को ना एक पर्स मिला पूरा भरा पड़ा, उसमें पैसे भी थे, उसमें सारी चीजें थी, उसमें उसका एड्रेस भी था। मैं क्या किया, मैं उसको बोला, मैं थोड़ा ईमानदार आदमी, मैं तुम्हें ईमानदार होना लायक है, हाँ मैं ईमानदार आदमी, मैं गया, मैं उसको वापस लौटाने गया। वो बहुत अच्छा इंसान, मेरे को पूरा भाड़ा का दे दिया और प्लस 1000 रुपये उसने मुझे दिए। ये उसकी मर्जी थी, क्या मेरा ड्यूटी क्या था, पहुंचाना, मैंने पहुंचा दिया। ये उसकी मर्जी थी कि उसने मुझे पैसे दिए, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से हो गया। बट ये क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट रिजेंबल्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा फील होता है कि भाई ये ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट, बट है नहीं। मैंने मेरी ड्यूटी पहुंचा देने की थी, लेकिन वहां से मुझको पैसा मिल गया, नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं। बात समझ रहे हो? तीसरा, उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो परफॉर्मेंस के अनुसार कैसा कैसा परफॉर्म हो गया, उसके अनुसार से कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एक है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट,
बहुत सिंपल, जो हो चुका। जैसे मैं गया किसी राशन दुकान पे, बोला भाई साहब एक मैगी दे दो, मैगी दिया, मैंने पैसे दिया, बात खत्म, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्जीक्यूट हो चुका है, एग्जीक्यूटेड पास्ट में, खत्म, सिंपल, एग्जीक्यूट हो चुका है वो। उसके बाद है एग्जीक्यूटरी, जो फ्यूचर में एग्जीक्यूट होगा। जैसे मैं पढ़ाता था, मैं मान लो ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मैं गया किसी के यहाँ, मैंने बोला, उसने बोला सर मुझे ट्यूशन पढ़ना है, बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ पढ़ने के लिए, कितना लेगा, 6,000 रुपये लगेगा, बोला ठीक है चलो, तो मैं पढ़ाना शुरू करो। मैंने पूरा मंथ पढ़ाया और तब जाके पैसा लिया। तो मैंने शुरू कब कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ, शुरू में, लेकिन परफॉर्म मिलेगा कब पैसा, मुझे एंड ऑफ द मंथ, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी, फ्यूचर में परफॉर्मेंस होगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, एक साइड से कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे देखो एग्जांपल दिया हुआ, ध्यान समझना, कह रहा है एम एडवर्टीजमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ ए रिवॉर्ड 500 टू एनीवन हु फाइंड्स हिज मिसिंग बॉय एंड ब्रिंग्स हिम। तो बोल रहा है कि एम एक एडवर्टीजमेंट निकाला जिसमें रिवॉर्ड कितना रखा, 500 रुपया, कि जो मेरे बच्चे को लाके देगा हम उसको 500 रुपया देंगे। एज सुन एज बी ट्रेस, बी उसको देखा बॉय को, और देयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एंड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज बी हैज परफॉर्म्ड हिज शेयर ऑफ ऑब्लिगेशन एंड इट रिमेन्स फॉर एम टू पे द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड ऑफ बी। तो बोल रहा भाई साहब बी देख लिया उसको, हाँ ठीक है, बच्चा को देखा, उठाया, उसको जाके पहुंचा दिया, कहाँ, उसके घर में, एम के घर में। तो बोला एम, अब एम का ड्यूटी क्या है, 500 रुपए उसको दे देगा, बात खत्म। तो ये क्या हुआ। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान से, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है, ध्यान समझना, क्या है, एक साइड से परफॉर्म किया ना, ये कॉन्ट्रैक्ट तो पहले कर दिया था, पता नहीं था कि बी ही लाके देगा, सी लाके भी दे सकता था, डी लाके भी दे सकता था। तो ये कह रहा है कि एम जो एडवर्टीजमेंट पे किया 500 रुपए का, मतलब ये एडवर्टीजमेंट दिया कि रिवॉर्ड देंगे उसको 500 रुपए का, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया था, पहले से ही हो गया था, इसीलिए इसको बोला गया यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, सेम चीज। यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड, बायलैटरल मतलब दोनों साइड से। अब देखो क्या कह रहा है, देखो कह रहा है द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इन ए कॉन्ट्रैक्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ बोथ पार्टीज, it is known as bilateral contract where the A promises to sell his plot B for 1 lakh cash down but B pays only 25,000। अच्छा ऐसा है, बोल रहा भैया जब दोनों पार्टीज की ओर से अपनी अपनी ड्यूटी फ्यूचर में परफॉर्म करी जाती है उसको बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कैसे, बोला भैया हमको 2 लाख में प्रॉपर्टी बेचना है, बोला ठीक है बेच दो, लाओ, बोला अभी 50,000 लीजिए, 1.5 लाख रुपए हम देंगे तब हमसे प्रॉपर्टी ले जाएंगे, ठीक है, जब 1.5 लाख रुपए देगा प्रॉपर्टी ले जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का पहले ही हो गया लेकिन परफॉर्म बाद में करेगा, तो इसको बोलते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, तो ये था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।